Om Namaste Sanjay ji. Any chance of military expeditions like Bappa Rawal? Understand current democratic system. नहीं, अभी तो इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। ये तो अलग बात है, वैसे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आगे चलते हैं। शुभ्रदीप पाठक सर, क़यामत के दिन अफगानिस्तान में आ गया है क्या? वो तो चाहते हैं क़यामत जल्दी से जल्दी आए, ये तो बेसिक चीज़ है क़यामत का। और मैं आपको अजय जी ये बताना चाहूँगा, मैंने तो सिर्फ एक ऐसा नेता देखा है जिसको इसकी समझ है कि क़यामत का मतलब क्या होता है, और योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में स्टेटमेंट दिया था कि क़यामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। वो दिखाता है कि उस व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग है। मैंने किसी और नेता में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी। नेक्स्ट जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि एक दो सेंटेंस में ये कहना चाहता हूँ अपने जो भी हमारे मित्र लोग हमारी बात सुन रहे हैं हमारे, तो वो कि इस बात को समझें कि जो ये ट्रेजेक्ट्री है, प्रॉफिट का टाइम बेस्ट पीरियड, जो पहले 4 कैलिफ्स हैं वो तो गोल्डन पीरियड उसको वो कहते हैं, अल रशीदून या इस पीरियड में। उसके बाद सोच ये है कि डिजनरेशन हो रही है इस्लामिक सोसाइटी में, और वो डिजनरेशन इतनी हो रही है कि अब फिर आगे चल के एक जिहाद करना पड़ेगा, जिसमें अब मैंने अभी कहा बैटल ऑफ खुरासान के बाद वेस्ट के साथ लड़ाई होगी और अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट में पैलेस्टीन को रिक्लेम किया जाएगा। ये एक उनने बनाई है, लेकिन ये सारी बैटल ऑफ लड़ाई दबीक होने होगी। बैटल ऑफ दबीक तो वैसे वो हार चुके हैं आईसिस वाले। अब बाद में अब ये सारी लड़ाइयां जीत के फिर क्या होगा? फिर कोई आप मुस्लिम एक नया एक सुपर पावर बनेगा, फिर वहां पे प्रॉस्पेरिटी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद डे ऑफ जजमेंट है, फिर प्रॉफिट अल्लाह के साथ बैठ के ये तय करेंगे जन्नत कौन जाएगा और जहन्नम कौन जाएगा। हम एक डेथ कल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी रेवोल्यूशनरी मोमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ह्यूमन सिस्टम को अपटर्न करने वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और वो कोई जिहाद की एक ओपिनियन नहीं है। जिहाद की सारी अवधारणाएं अल्टीमेटली डे ऑफ जजमेंट पे रुकती हैं, और डे ऑफ जजमेंट है कयामत का दिन, खत्म होने का दिन, जहां पे ये फैसला होगा कि जन्नत में कौन जाएगा और जहन्नम में कौन जाएगा। दिस इज व्हाट इज गाइडिंग इट। इसमें जिहाद के बाद एक इस्लामिक सोसाइटी आएगी जो एक नया निजाम बिल्ड करेगी, ऐसी भी कोई बात नहीं। ये उद्घोषित है, वो उन्हें कह दिया है। इस बात को समझिए, ये कितना कैसी बात है। असली जिंदगी तो आखिरत के बाद ही है साहब, ये बाकी सब तो बेकार है। हूरें तो तभी मिलेंगी ना, उसके पहले हूरें कहाँ है? अगला सवाल, प्रताप रामचंद्र, टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय इस्लामिस्ट शुड रिंग अ वार्निंग बेल इन द ईयर्स ऑफ ऑनरेबल पीएम who goes the extra mile appeasing Islamists. Similar fate awaits India if we don't wake up now. जी हाँ, यही जब बात कर रहे हैं, पूरा बहुत डीप एनालिसिस की है अजय जी ने। मैंने अभी तक ऐसी डीप एनालिसिस किसी भी चैनल पे सुनी नहीं है। ये सब ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, वेरी डीप एनालिसिस, और यही बात उन्होंने भी कही है। आगे राजा राम राउतराय सर जी नमस्ते, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट अफगान आर्मी ट्रेन्ड बाय यूएस विल नाउ फाइट फॉर जिहाद अलोंगसाइड तालिबान? वो तो एक ही हो गए, यही तो हम कह रहे हैं। वो तो जुड़ गए उनके साथ। तो तकफीरी जिहाद, थोड़ा सा मुझे लगता है लोगों ने तकफीरी जिहाद का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें 2 शब्दों में। ये तकफीर ये बोलते हैं कि जो कोई मुसलमान इस्लाम को ठीक तरह से नहीं चलाए तो वो अपोस्टेट, वो एक काफिर बन जाता है, और इस्लाम में उसके लिए जजमेंट ये है कि भाई उसको मारना ही मारना है। जो इस्लाम को तर्क करे या इस्लाम के जो उसके मान बिंदु है उसमें से हट जाए, तो उसको वो बोलते हैं कि भाई ये अपोस्टेट हो। इसको ये डिक्लेरेशन कि आप किसी मुसलमान को आप काफिर डिक्लेयर करो, ये तकफीर है। किसी मुस्लिम कंट्री को आप डिक्लेयर करो कि आप अपोस्टेट हो, इनफिडल कंट्री बन गए हो, ये तकफीर है। समाज के किसी अंग को आप बोलो कि आप गैर मुस्लिम हो गए, आप इस्लाम को नहीं पाल रहे हो, आप ईमान को नहीं पाल रहे हो, तो वो तकफीर है। तो
ये अलकायदा और आईएस टाइप है, वो कहते हैं कि जब तक ना हम तकफीर को इंपोज करें, तब तक जो मुस्लिम कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं, या मुस्लिम इंस्टीट्यूशन या मुस्लिम लीडर्स इनफिडल्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसको हम नहीं रोक पाएंगे और हमारा कैलिफेट तब तक नहीं बनेगा। ये ये प्रमुखता से इस बात को लेके, बाकी जिहाद के वही सारे आयाम उनके पास है, लेकिन ये एक इंटेंसिटी के साथ वो चल के आगे आ रहे हैं। अलकायदा वाले भी, आईएस और तालिबान इसी का एक अंग था। अब आगे आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि क्या वो तकफीर को पालेंगे कि नहीं पालेंगे, इस तकफीरी पर्सपेक्टिव को, वो देखने वाली बात होगी। जी हाँ, मैं इसीलिए दर्शकों को ये समझा रहा था। मैंने आज जो उस समय भी प्रोग्राम किया था 7 बजे, उसमें भी कहा था कि कोई भी जो अफ़गान आर्मी है, सारे के सारे पश्तून हैं। ये भी एक टैक्टिकल मिस्टेक इन्होंने की कि सिर्फ एक तबके से इन्होंने रिक्रूटमेंट किया, और वो कोई भी काफिर नहीं कहलाना चाहता। आखिरकार जो उनका खलीफा है, चाहे वो अखनुद्दई हो या मुल्ला बरादर हो, वो पश्तून हैं। वो उनके सामने वो काफिर नहीं कहलाना चाहते। तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है। नेक्स्ट, मनोज शिंदे, राम राम सर, हमें तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करना चाहिए, अफगानिस्तान की तरफ ऐसा चाहिए, आतंकवादियों को भी। संजय सर, ग्रेट, ऑलवेज टॉक्स ऑन फैक्ट्स। देखिए, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है वो पाकिस्तान को काफिर डिक्लेयर कर दें। बड़ी बात नहीं। आज ही कल ही एक टीटीपी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान की तरह शरीयत नाफिज करनी चाहिए। तो वो तो हो जाए तो फिर तो मुझे लगता है और भी स्थिति पाकिस्तान की ख़राब हो जाएगी। कूल डूड कह रहे हैं, प्रणाम संजय सर एंड डॉक्टर जय, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉर्दर्न अलायंस इन अफगानिस्तान, कैन दे डिफीट तालिबान? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि देखिए, जी जी प्लीज। नॉर्दर्न अलायंस का सहारा लेके ही अमेरिका ने तालिबान को हराया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने सारे जितने भी अंडे थे वो पश्तूनों के बर्तन में रख दिए। और जो अफ़गान, जैसे आपने सुना होगा, कुछ आर्मी ऑफिसर्स लगातार कह रहे हैं चैनल्स पे कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि अफ़गान नेशनल आर्मी में इन्होंने उज़्बेक्स को, हज़ारास को और ताजिक्स को रिक्रूट नहीं किया। तो वो जो है वो 50% वो फॉर्म करते हैं पूरी कंट्री का। इन्होंने खाली पश्तून पश्तून पकड़ लिए और वो पश्तून 1 मिनट में उड़ गए। ये रोल नॉर्दर्न अलायंस का बहुत इम्पोर्टेंट होता यदि उनके लड़ाके भी इसमें होते। नेक्स्ट, मलिक फिटनेस, जय श्री राम गुरु जी, क्या अब इस्लाम की इमेज दुनिया में गिरेगी तालिबान इंसिडेंट से? और सीएए कब तक लागू होगा? कोरोना में क्यों नहीं होता? क्या योगी जी यूसीसी लाएंगे? देखिए, मैं अजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहला पार्ट है इसका उत्तर दे दें, बाकी मुझे लगता नहीं कि इस डिस्कशन से रेलेवेंस है उनकी। पहला पार्ट एक बार आप थोड़ा मेरे को फिर से ध्यान में लाइए, अब पहला क्या पार्ट क्या रहा? इस्लाम की इमेज दुनिया में गिरेगी तालिबान इंसिडेंट से? जब तक ना हमारा नॉन मुस्लिम सोसाइटीज का अपना नैरेटिव बनाने का एक प्रायोरिटी हो और इंडोक्ट्रिनेशन अपना एक नैरेटिव को अल्टीमेटली स्थापित करने की एक प्रोसेस हो, मैं समझता हूं इंडिया में सबसे कमजोर है पूरे विश्व में। नैरेटिव पे सबसे कम इन्वेस्ट किया जाता है। और मेरा मानना है कि जब जिहाद की हम बात करते हैं, जिहाद का टेररिज्म एक छोटी उसकी बाजू है, बड़ी बाजू नैरेटिव है। कहते हैं कि दैट 9/11 कमीशन के बाद ये कहा गया, वहां 9/11 कमीशन ने कहा कि ये क्यों हो गया, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स, अमेरिकन एकेडमिशियंस ये क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर पाए कि भाई अमेरिका की धरती पे ही ऐसा जबरदस्त भयानक अटैक होगा। तो 9/11 कमीशन ने यह कहा कि इट वाज द फेलियर ऑफ इमेजिनेशन। फिर वहां पे एक्सपर्ट्स ने कहा फेलियर ऑफ इमेजिनेशन वाज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ एजुकेशन और बिकॉज ऑफ मिस एजुकेशन। ये फेलियर ऑफ एजुकेशन होता है वो तभी होता है जब आप नैरेटिव को इंपॉर्टेंट नहीं मानते, जब आप ये नहीं समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो आपको खत्म करना चाहते हैं वो आपकी माइंड स्पेस को
कब्जा करना चाहते हैं, सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी को ही डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। तो यहां पे हमारी प्रॉब्लम एक है कि हिंदू समाज अभी ये नहीं समझ पाया है कि नैरेटिव का कितना महत्व है इन ऑर्डर टू डिफीट द टोटलिटेरियन क्रीड्स, जो समूलता मानवता को नष्ट करने वाली विचारधाराएं हैं। इनको डिफीट करने के लिए आपका अपना विमर्श कितना इंपॉर्टेंट है। इस्लाम ने कंसिस्टेंटली इतना सब कुछ करने के बाद भी इस्लामोफोबिया की टर्म को प्रस्तावित किया है, क्योंकि वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, वो इसमें पॉलिटिकल पावर खर्च कर रहे हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर रहे। अमेरिकन इस्लाम की बात छोड़िए, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने पिछले 40 साल अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम पे कितना पैसा खर्च किया होगा वो माइंड बॉगलिंग है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट सिर्फ हॉलीवुड में नैरेटिव उनके हक में हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स, मिनिमम इन्वॉल्वमेंट है नैरेटिव को बिल्ड करने की। और हिंदू तो इतने हमारे पास जो भी हमारे साधन है, हम तो नैरेटिव पे इन्वेस्ट ही नहीं करते। इसलिए इस्लाम की छवि इस बात से कम नहीं होगी। इस्लाम की, वो तो कहेंगे कि हमने जीत लिया। वो कहते हैं कि अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट पावर है, उन्होंने ऑक्यूपाइंग कंट्री है, उन्होंने हमारे जमीनों पे कब्जा किया है, हमने इसको फेंक दिया है बाहर। उनका नैरेटिव ये चलेगा, हमने एक दूसरे सुपर पावर को खत्म कर दिया और हमने खत्म कर दिया अल्लाह के नाम पे। ये उनका नैरेटिव होगा। इसलिए नैरेटिव को तभी जीतेंगे जब आपका नैरेटिव होगा। अगर आपका नैरेटिव होगा तो तब उसके मुकाबले में इस सिचुएशन में ऐसा नैरेटिव कमजोर हो सकता है। मुझे लगता है दैट इज वाई मैंने कहा कि नैरेटिव को डिस्टर्ब करो, डिस्टॉर्ट करो, डिलेजिटिमाइज करो, डिस्ट्रॉय करो। ये इंडियन स्टेट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, इस्लामिस्ट नैरेटिव को खत्म करने का। अभी तक वो प्रायोरिटी नहीं है। और हिंदू को अपना विमर्श इन द लाइट ऑफ जिहाद बनाना है, बिल्ड करना है। जो काम संजय जी जैसे लोग करते हैं आजकल, तो ये एक बड़ी एक अच्छी बात है कि बहुत से विचारक, बहुत से एक्टिविस्ट लीडर्स, इंटेलेक्चुअल या पब्लिक लीडर्स इस बात का महत्व समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें से ही विकल्प भी निकलेंगे और इसमें से ही नई मूवमेंट, हिंदुओं की जागृति की नई मूवमेंट इसी में से निकलेगी। जी, नेक्स्ट। Amar Sareen, Taliban are posing as if they will not interfere in Kashmir issue, trying to show the world their moderate face. Is this not planned and guided by Pakistan? कि ये रिलेशनशिप तो पाकिस्तान तालिबान रिलेशनशिप अभी तक तो है। अभी हम बहुत से लोग विशफुल थिंकिंग करके बोल रहे हैं कि इनमें डिवीजन हो जाएगा, फिर अलकायदा इनकी बात नहीं सुनेगा उतना। पाकिस्तान के लॉजिकली कभी कभी वो बात ठीक भी लगती है कि जितना कंट्रोल, जितनी डिपेंडेंस तालिबान की अभी तक पाकिस्तान पे थी, अब शायद उतनी डिपेंडेंस नहीं रहेगी। वो बात ठीक है। लेकिन जो उनकी विचारधारा है, पाकिस्तान की विचारधारा है, तालिबान की विचारधारा है, और कश्मीर में जो अलगाववाद है उसकी विचारधारा है, ये एक ही विचारधारा है। इसलिए इनको नया मिलन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नए सिरे से आपकी स्ट्रेटजी को आगे लाने का वो प्रयत्न करेंगे। हमको उसको रोकना है, डिस्टर्ब करना है, डिस्ट्रॉय करना है। जी, अगला सवाल। देवबंद में बहुत लोग तालिबान के लिए रोते हैं। आज योगी जी ने डिक्लेयर किया टू सेटअप ATS कमांडो यूनिट एट देवबंद। योर थॉट्स? जब मैं नैरेटिव की बात करता हूं तो इसमें मैं आज ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में जो पान इस्लामिस्ट मिलिटेंसी है, पान इस्लामिक टेररिज्म है या पान इस्लामिस्ट जिहाद है, इसका सबसे क्रिटिकल आइडियोलॉजिकल जो कहीं पे जिसको आप मदर कहेंगे वो देवबंद की मूवमेंट भी है। और देवबंद की मूवमेंट किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है प्रोटेक्टेड, एक सेकुलर सेंचुरी में उसको प्रोटेक्शन है। जो जिहाद है, और खास तौर से जो तकफीरी जिहाद करने वाले लोग हैं, ये देवबंद विचारधारा से सबसे ज्यादा प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। इंडिया में जब तक न देवबंद की मूवमेंट को रोका जाएगा, यह कोई सिर्फ पूजा पद्धति वाली मूवमेंट नहीं है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है।
जो अंडर द कवर ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपने आप को बचाए हुए और अपने आप को आगे चलाए हुए हैं। जब भी नैरेटिव की बात आएगी तो आपको तबलीगी जमात को भी रोकना पड़ेगा, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी कभी उनके साथ फ्लर्ट भी करते हैं, और साथ में आपको देवबंद को रोकना पड़ेगा। जहाद के नैरेटिव को रोकने के लिए आपको इंडोक्ट्रिनेशन एपरेटस को डिसरप्ट करना है, रोकना है, और देवबंद जहाद के नैरेटिव को आगे चलाने वाली एक मोमेंट है। कितनी देर आप आंखें मूंद के रखोगे देवबंद से? जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी पे बैन लगा, अहले हदीस पे बैन नहीं लगा। अहले हदीस हाँ हाँ हाँ। मदर है लश्कर तोयबा की। बिल्कुल सही। चंदन पल्ला, क्या हमारे बापू 2.0 अहमद शाह और डीएनए डॉक्टर नया नैरेटिव के लिए तैयार हैं? ये तो ये इस तरह की बातें करते हैं ये मोदी जी अमित शाह और मोहन भागवत जी की बात कर रहे हैं। कूल डूड अजय सर, हमारे वजीर आजम अब अफगानिस्तान रेफ्यूजीज को इंडिया में लेने को बोल रहे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। आपने इधर उधर की बातों पे, जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो या कोई नोटिफिकेशन नहीं हो, इस तरह का कंक्लूजन न लें। जो ई वीज़ा जारी किया गया वो मुख्यतः, जो मेरी जानकारी है, वो जो अफ़गान नेशनल हिंदू और सिख हैं उनके लिए है। अब इसके अतिरिक्त कुछ आएगा तब बात करेंगे। मलिक जी कह रहे हैं, गुरुजी योगी जी यूपी सीएम 2022-27 तक रहेंगे, पर भारत के पीएम 2024 में कौन बनेगा? मोदी जी 74 के हो जाएंगे 2024 में और 79 2029 तक। और देखिए, ये तो अब भविष्य के घर में है, अभी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, और हम भविष्यवाणी के लिए हैं भी नहीं। नेक्स्ट। Siddharth Shekhar, that's why I keep on saying that Hindus should have street power with arms. I am from Gujarat. There used to be stoning on the Rath Yatra till 2002. Today, Muslims stand on the streets with flowers. जी, द बैटल ऑफ इंडिया विल बी वन इन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया। इतना आप समझ लीजिए। आगे आने वाले समय में जो लोग ये समझते हैं कि हम थोड़ा बहुत अपने पॉकेट्स बना के इस देश का फिर से विभाजन कर पाएंगे, उन लोगों को जब तक ये मालूम नहीं होगा कि अब वो पॉसिबल ही नहीं। अब एक ही पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन आगे आने वाले समय में। इंडिया के ब्रेकअप की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और वो जो तय होगा वो तय हिंदुस्तान की स्ट्रीट पे तय होगा। और उसके लिए अपनी सोच को तैयार करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, और ये भी समझना है कि जो लोग ये जिनकी ये सोच नहीं है लेकिन फिर भी वो हिंदुत्व के नाम से आगे चल रहे हैं, उनको भी किस तरह से मार्जिनलाइज करना है। right. Next. Shubrata Mazumdar, how do you see United States' position as center of power in next 10 to 20 years? Can India depend upon Quad? If not, strategic solution to counter China? दोनों चीजें हैं इसमें। एक, इंडिया अपने पावर कैपेबिलिटी को कितना प्रोजेक्ट करने की क्षमता रखता है। देखिए, एक समय आ गया जहां पे ट्रंप ने ये कहने का प्रयत्न किया इंडिया को कि वो फिजिकली कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसी भी मुल्क के साथ यूनिलैटरल नहीं होती है, बायलैटरल होती है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसी मॉरल बेसिस पे नहीं होती है, किसी ह्यूमैनिटेरियन इशू पे नहीं होती है, मानवता के नाम पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं होती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हार्डकोर नेशनल इंटरेस्ट हैं। इंडिया में एक प्रॉब्लम है भारत की राज्य सत्ता के साथ, ये अभी श्योर नहीं है कि इसके नेशनल इंटरेस्ट क्या है। तो बहुत जगह आपको ये लगता है कि यार इसराइली हमारे साथ आ रहे हैं लेकिन हम वोट डालेंगे पैलेस्टीनियंस के लिए।
ऐसी बातें आपके सामने बहुत बार हुई होंगी। जी, नेक्स्ट। Ravi Malhotra, very excellent perspective of both of you. Salute. Thank you, Ravi ji. Next, Gauri Dani, sir. What more narrative can they build to separate Taliban from Islam? Isn't this a clear indication that Afghans chose Taliban, Islam, Sharia? Yes. वो तो अभी कुछ दिनों पहले वो प्यू का सर्वे हुआ था, उसी में आ गया था कि 80% वांटेड शरिया। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर हुआ था वो। ये तो तालिबान को या टेररिज्म को अपने विचार से अलग करने वाली जो बात है, ये तो मृगमरीच का है। जब आप कहते हैं कि टेरर हैज नो रिलीजन, हम टेरर को, टेररिज्म को इसकी हिस्ट्री से, इसके कॉन्सेप्ट से, इसकी एसेंस से तोड़ के देखने का प्रयत्न करते हैं। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? हाँ, वही वाली बात है कि साहब कि वी विल टारगेट टेररिस्ट बट वी विल नॉट टारगेट टेररिज्म। ये यहाँ पे आ जाता है कि साहब हम जड़ को नहीं एड्रेस करेंगे, हम तो सिर्फ टहनियाँ जो है उनको छांटते रहेंगे, टहनियों को छांटेंगे। पत्तों को काटेंगे और बताएंगे कि हम लड़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, Raghav Cherugapalli, should Indian government expect and prepare for an all-out war in J&K in coming months? देखिए, J&K को लेके अगर आप ये तो किसी और दिन विषय रख सकते हैं, लेकिन जिहाद को रोकने के लिए J&K में जिहाद को फुल ऑफ स्टेक्स बनाना पड़ेगा, और फुल ऑफ स्टेक्स बनाने के लिए यही समय है कि भारत सरकार ये बात कहे कि कश्मीर का विभाजन भी एक हमारे सामने विकल्प है, कश्मीर में पनन कश्मीर का निर्माण करना हमारे सामने एक विकल्प है। कब कहेंगे? जब तक ना आप सेपरेटिस्ट को, इस्लामिस्ट को कहोगे, जितना जितना आप अपनी स्टूडेंसी को इंक्रीज करोगे, उतना उतना आपको प्राइस देना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्राइस देना पड़ेगा, पावर का प्राइस देना पड़ेगा, और स्ट्रेटेजिक प्राइस देना पड़ेगा। अभी तक हमारे मुल्क में जिनोसाइड का लॉ नहीं है। जिनोसाइड सिर्फ हिंदू के साथ हुआ है, नॉन मुस्लिम के, हिंदू और सिख के साथ हुआ है। ये कब का होना चाहिए था? कश्मीरी हिंदू के साथ जिनोसाइड हो गया था, ये उद्घोषणा औपचारिक अब होनी चाहिए। अगर होम मिनिस्टर ने, ये होम सेक्रेटरी ने ये कहा कि JKLF को इसलिए बैन किया गया कि कश्मीरी पंडितों के जिनोसाइड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे, कश्मीरी हिंदू के जिनोसाइड के लिए उन्होंने कश्मीरी पंडित वर्ड यूज किया है, उसके लिए जिम्मेवार थे। तो अगर आप मान रहे हो, फिर जिनोसाइड के रिवर्सल की प्रक्रिया को शुरू करो, और उसको एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखो, जिनोसाइड क्या होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैंने आज ये तो एक पॉलिटिकल विषय बनेगा, लेकिन जरूर एक बात मैंने आज कही है कि भाई नैरेटिव क्रिटिकल है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दुश्मन के नैरेटिव को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, अगर अंदर से जो जिहाद है इसको रोकना हो। वो अंदर से जिहाद को बिल्ड करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, सिर्फ बाहर से ही लोग नहीं आएंगे, ये आप नहीं समझो। अंदर से जिहाद को बनाने की प्रक्रिया चलेगी, उसको डिस्टर्ब करने के लिए एक पर्सपेक्टिव बनाना है। तभी मैंने 3 Ds कहा, डिलेजिटिमाइज, डिसरप्ट एंड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय द एनिमी नैरेटिव। जी, नेक्स्ट, Abhishek Jain, Yogi ji used the limited police force in UP to impose law and order. How can this model be replicated across states so it can be used to protect unarmed Hindus from Muslim street power and Maoists? क्लियरिटी, अब उनके पास जो भी साधन है, उनकी एक विजन क्लियर है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। इनकम्प्रहेंशन इज द बिगेस्ट एनिमी। जब हम समस्या को समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं या समस्या के बारे में भ्रम पालते हैं, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? उनके पास जो भी फोर्स है, उन्होंने इस सबसे डिफिकल्ट पीरियड में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस तो दे दी है हर एक फ्रंट पे, ये तो हमारी नजरों के सामने है। तो इतना ही है, बाकी लोग भी अगर क्लियरिटी के साथ देखेंगे, उनके पास तो साधन ऑलरेडी हैं,
नेक्स्ट, अभिषेक लाल शरण, ऐसा क्यों है कि हमेशा वेस्टर्न पावर्स को हार्डकोर इस्लाम को सपोर्ट करते हुए देखा गया है? सारे सोरोस बेस्ड मीडिया ओपनली सपोर्ट जिहादी। ये एक बात, ये हिंदू को समझने की बात है। Bolsheviks tried to utilize, communists tried to utilize, mobilize Islam in their favor. Nazis tried to utilize and mobilize Islam in their favor. Capitalists, for a long period, they tried to mobilize and utilize, exploit Islam in their favor. And Islam consistently tried to utilize Bolsheviks, Nazis, and capitalists. ये जो ये प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है, यह प्रक्रिया बंद नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो आप क्लियरली देखेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, और हमको वो कॉन्स्टेंटली अपने अलाइज को बदल रहे हैं और कॉन्स्टेंटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को आगे ला रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रिजीमों को पैटर्नाइज अमेरिका ने किया, यूरोप ने किया, सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोकने के लिए। पूरे सोवियत यूनियन के लोगों ने, हमारे एम एन रॉय एक फॉरमोस्ट लेफ्टिस्ट रहे हैं जो एडवाइजर रहे हैं मिडिल ईस्ट और एशिया के लिए लेनिन के टाइम से, उन्होंने डॉक्ट्रिन बनाए हैं जिस डॉक्ट्रिन के बेसिस पे किस तरह से मोबिलाइज आप करोगे ग्रीवियंसेस को, इस्लाम की ग्रीवियंसेस को, माइनॉरिटीज की ग्रीवियंसेस को हिंदुस्तान में रिवोल्ट करने के लिए, हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए। तो ये जो ये चार विचारधारा या तीन विचारधारा हैं, ये कॉन्स्टेंटली लड़ाई कर रही हैं कंट्रोल के लिए, और चारों विचारधाराओं ने किसी न किसी रूप में भारत पे किसी न किसी रूप में हुकूमत की है या हुकूमत करने की प्रयत्न किया। और ये चारों विचारधाराएं कॉलोनिस्ट रही हैं, इंपीरियलिस्ट रही हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप अपने आप को अलग भी समझेंगे और आपको डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का भी एहसास होगा। Islam has tried to use all the ideologies, and all the ideologies have tried to use Islam. ये एक रिलेशनशिप चलेगी। अभी वो अमेरिका के साथ लड़ाई करेंगे, चाइनीज के साथ चुप करके बैठेंगे। और सबसे एक जो रियल ट्रूथ है कि जितना इस्तेमाल इस्लाम ने कम्युनिस्ट का किया है उतना किसी ने नहीं किया, और जितना इस्लाम ने कम्युनिस्ट को मारा है उतना किसी ने नहीं मारा है। ये एक रिलेशन है, एक साइकोलॉजिकल फिटनेस है। ईरान का एग्जांपल देख लीजिए, ईरान का एग्जांपल आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन जी धन्यवाद आपको। मलिक जी, जय श्री राम सर, क्या 9/11 भी यूएस ने करवाया था? बकवास है ये तो, अलकायदा का झूठा नाम लिया कि अरे आप ही किसके चक्कर में पड़ गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इनका प्रोपेगेंडा है आपके इस्लामिस्टों का। नेक्स्ट, Siddharth Shekhar, narrative building is very difficult because there is no dearth of anti-Hindu Hindus, especially in the media and Bollywood. In academia, concrete suggestion. एक मैं आपको संस्कृत का श्लोक सुना देता हूँ सिद्धार्थ जी। वो संस्कृत का श्लोक है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। इसका अर्थ बता देता हूँ आपको कि एक नीच प्रकृति के लोग होते हैं जो विघ्न के भय से कार्य को आरंभ ही नहीं करते, और दूसरी प्रकृति जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं वो कार्य आरंभ करके बीच में विघ्न आने पर उसको छोड़ देते हैं। तीसरे उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, वो कैसा भी विघ्न आए, कितनी भी बाधा पड़े, एक कार्य को आरंभ लिया, हाथ में लिया, फिर उसको आरंभ करके छोड़ते नहीं जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप सभी लोग उत्तम प्रकृति के बनिए, देखिए कितनी आसानी से ये नैरेटिव बिल्डिंग होती है। गुरुराज जी धन्यवाद आपको। कूल डूड, अजय सर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इंडिया में नैरेटिव की बहुत कमी है, यहाँ मेजॉरिटी बीवी बच्चों में ही फंसे हुए हैं, धर्म हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड। जी अजय जी आपसे प्रश्न है। ये प्रश्न तो नहीं है, मैं तो इनके साथ सहमत है, धर्म को ही प्रायोरिटाइज करना है। जी। और नैरेटिव को सिर्फ एक
नरेटिव, जब तक नरेटिव को समझना चाहिए एक क्रिटिकल नेसेसिटी है। हम बेसिकली सनातन धर्म में जो आध्यात्मिक जो विकास की प्रक्रिया है उसमें हम ट्रांसेंड करने की प्रक्रिया में होते हैं। एक चेतना के एक स्तर से दूसरे स्तर, उससे अब ऊपर वाले स्तर, और अल्टीमेटली उस स्तर पे जहां पे आनंद या सत्य का साक्षात्कार हो। तो इसलिए इंटेग्रल टू द स्पिरिचुअल एक्सपेंशन है जहां पे आप नैरेटिव्स के पकड़ से बाहर निकलें। इसके कारण बहुत बार लगता है यार इसकी क्या जरूरत है, लेकिन जिस तरीके की हम समाज में रहे हैं वहां पे अगर आपकी अपनी कथा नहीं होगी तो आप ट्रांसेंड करने का आप में भाव भी नहीं रहेगा। देखिए, अगर राम की कथा नहीं होती, महाभारत की कथा नहीं होती, तो वो एक प्रक्रिया, स्पिरिचुअल जो मोमेंट है उसकी धारा बहती नहीं है। नैरेटिव क्रिटिकल होता है, और खासतौर से जब आपका मुकाबला एक आसुरी चेतना से हो। आसुरी चेतना का मुकाबला करने के लिए आपका अपना एक नैरेटिव होना चाहिए। ये करना है। हमारे आध्यात्मिक विकास में हमको कभी लगता है यार कि हम डू एंड यस और नो में फंस गए हैं। आध्यात्म तो यस और नो नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसमें तो इसके बियॉन्ड जाना है। लेकिन जब तक आप हो इस समय में, आपको अपनी धरोहर को बचाना है, तो आपको आपकी अपनी कथा होनी चाहिए, आपका अपना विचार होना चाहिए, आपका अपना विमर्श होना चाहिए। उस विमर्श को आप छोड़ देंगे तो वो खा जाएंगे, दूसरे साइड से वो खा जाएंगे, कर ही नहीं सकते। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अपनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को, अपने स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपका अपना पॉलिटिकल नैरेटिव भी होना चाहिए, सोशल नैरेटिव भी होना चाहिए, और रिलीजियस नैरेटिव भी होना चाहिए। उसके बगैर कोई नहीं है। जिस वक्त आसुरी चेतना समाप्त हो उस वक्त आप नैरेटिव बिल्डिंग पे अगर आप कहेंगे कि इसमें इसका उपयोग नहीं है, तो मैं बात मान सकता हूं। इस वक्त तो ऐसी बात ही नहीं। जी। कृष्ण ने तो नेक्स्ट। नैरेटिव को ही बिल्ड किया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो कहती है गीता का जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यानी जब तक कृष्ण की विजडम नहीं होगी और पार्थ का एक्शन नहीं होगा, जब तक दोनों का सामंजस्य नहीं होगा, तब तक के तत्र यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहीं पर श्री, विजय, भूति, ये सब वहीं मिलेंगे आपको। प्रॉस्पेरिटी जितनी भी है, विक्ट्री वहीं मिलेगी। रवि मिश्रा, प्रणाम महानुभावों, क्या तालिबान पीओके में आने से कोशिश करे तो पीएके को लेने का अवसर मिल सकता है? क्या मोदी जी मास्टर स्ट्रोक खेलकर कुछ कर पाएंगे? चाइना के दबाव में झुक जाएंगे? देखिए, तालिबान के आने से अब एक नई पॉसिबिलिटीज भी बिल्ड होंगी, नए खतरे भी हैं, नई पॉसिबिलिटीज भी हैं। लेकिन आज का जो यहाँ पे हमने चर्चा की, इसका मुझे लगा कि हमको ये जिम्मेवारी वाला काम लगा कि भाई इमीडिएट तालिबान के आने के बाद यहाँ पे चैलेंजेस अंदर में क्या होंगे। मैं समझता हूँ कि अंदर का चैलेंज ये है कि आप जो जहादी नैरेटिव को डिस्ट्रॉय करना, ये एक इम्परेटिव नेसेसिटी बन गया है। और साथ में हमारा चेतना का विकास होकर ये बात समझना कि जहादी नैरेटिव के किसी भी रूप का प्रतिकार कैसे करना है, ये एक प्रायोरिटी। सिर्फ एक डायमेंशन पे हमने बात की जो क्रिटिकल है, जो मिस हो जाती है। जी हाँ, मतलब मुझे ये तो नहीं है कि मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है ये बात सिनिकल लगे थोड़ी सी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तालिबान के आने का हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बेवजह की और बिल्कुल जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक ये सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स से हटके पुनः राष्ट्रीयता पर आ जाए। नितिन, क्या इस्लाम पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है? मानवता के लिए खतरा बोल के आयतों का हवाला देके दबाव, ऐसे ये संभव नहीं है। जुरिस्डिक्शन भी नहीं है भाई। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है वही कंट्रीज के बीच में डिसीजन लेता है। नेक्स्ट। देखिए, अभी फ्रांस में, नॉर्वे में, सभी जगहों में
जो बातें हम आज कर रहे हैं इन पे विचार होके कानून बना के स्टेट के बिहेवियर को उसके रूप में डालने की प्रक्रिया तो आरंभ हो गई है। ये हर जगह विश्व में होगी और इंडिया में तो करनी ही पड़ेगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। रविशंकर पाणिग्रही, धन्यवाद आपको। सिद्धार्थ शेखर, मैं तो चाहता हूँ कि नैरेटिव बदले। आपने मुझे नीच प्रकृति का तो नहीं कहा, मैं तो स्वॉट एनालिसिस कर रहा था। नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं सबको उत्तम प्रकृति का बनना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। हम ये कब कह रहे हैं? आपने इसको अन्यथा ले लिया। हम कह रहे हैं सब उत्तम प्रकृति अगर बन के अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाएं तो कैसे रोक सकते हैं नैरेटिव बनने से? जी, इंटरनेशनल कोर्ट क्या उखाड़ लेगा है? मलिक फिटनेस, गुरुजी 57 ओआईसी चुप क्यों हैं? बस शरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान माइग्रेंट क्यों नहीं लेनी बात कर रहे? प्रणाम। भाई वो तो तकफीरी थोड़ी बनना है, उनको 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 काफिर थोड़ी डिक्लेयर होना चाहते हैं वो। इसलिए चुप है। अभी तो आपको इतना समझाया अजय जी ने तकफीरी इस्लाम के बारे में। नेक्स्ट, महाभारत अंबेडकर की पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने लिखा है, एक दिन भारत के पश्चिम में सारे मुस्लिम देश एक होकर भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। क्या उनका अनुमान निकट भविष्य में सत्य होने के चिन्ह दिख रहे हैं? भाई ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान बाद में उन्होंने उसको परिवर्तित करके और परिवर्धित करके उसका नाम रखा था पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो भी 1945 में छपी थी। तो उस समय जो वो बात कर रहे थे आक्रमण की, वो बात अफगानिस्तान ईरान की ब्रिटिश इंडिया पर आक्रमण की बात कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा अब संदर्भ जो है वो अलग हो गया है। अब अफगानिस्तान और ईरान तो भारत पे आक्रमण करने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ पाकिस्तान की अब औकात नहीं है, ये है। तो इसमें इसलिए संजय वो जी अंदर ही अंदर करेगा, इनडायरेक्टली करेगा, डायरेक्ट अब नहीं करेगा। एक एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ जो आपने बात कही, वो कि हालांकि इस्लाम का एक इंटीग्रल कंपोनेंट, एक बेसिक कंपोनेंट तो उम्मा है, लेकिन सबसे बड़ा फेलियर जो इस्लाम का रहा है वो उम्मा कभी मेटीरियलाइज ही नहीं हुआ। ये जिसको आप कहेंगे मृग मरीचिका की दौड़, इससे बड़ी दौड़ इस्लाम में, ये कॉन्टिन्यूसली इस्लाम बना मदीना में, उसके बाद ही किसी भी आइडेंटिटी को इस्लाम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। ट्राइबल आइडेंटिटी से किसी भी इथनिक आइडेंटिटी अरब को वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। हिजाजी अपने आप को हिजाज के बोलते हैं, नजद के वालों से नफरत, नजद के अपने आप को बोल रहे हैं। मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूं। नजद और हिजाज के बीच में जो इथनिक एक डिस्टेंस है उसको इस्लाम ब्रिज नहीं कर पाया। इजिप्शियन जो आइडेंटिटी है उसको सऊदी अरेबियंस या मदीना से आया हुआ इस्लाम उसको पर्ज नहीं कर पाया। इजिप्शियंस कभी इराकी नहीं बन पाए। दुनिया में ये कांस्टेंट बात है। कुछ लोग साइको एनालिस्ट ये बोलते हैं कि इस्लाम में वायलेंस, इस्लामिक सोसाइटीज में वायलेंस इसलिए भी है क्योंकि कंसिस्टेंटली एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। स्किज़ोफ्रीनिया एक बनता है आदमी में। पंजाबी उर्दू बोल के अपनी पंजाबियत को कितना भूल सकता है। बलोचिस्तान के अपनी आइडेंटिटी को मानते हैं। इसलिए सबसे बड़ी मिथ जो इस्लाम के बारे में है वो यह है कि इस्लाम ने एक समाज किया। कहीं पे भी इस्लाम की मिलिट्री विक्ट्रीज रही हैं, लेकिन हर जगह कल्चरल डिफीट्स रही हैं। और कल्चरल डिफीट रही है, ये कल्चरल जो आइडेंटिटीज हैं, बेसिक आइडेंटिटीज, उसको कहीं पे भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाई दुनिया में। मक्का मदीना से लेके कोई भी दुनिया का आप हिस्सा ले लो, दे फेल्ड। और यही इनसिक्योरिटी भी एक कारण वायलेंस का होता है। यही इनसिक्योरिटी भी कभी कभी एक साथ रहने का एक कंपल्शन बन जाता है। इसलिए जो आप बोल रहे हैं ना वो छलावा है। इस्लाम इवन व्हेन कैलिफेट वाज वन, तब भी अंदर से टूटा हुआ था जी। आप एक राक्षसी चेतना को एक भस्मासुरी प्रवृत्ति में कंसिस्टेंटली देख रहे हैं। उत्पल जालान, possibility of China using Taliban and Pakistan against Bharat and uprising of
तालिबानी माइंडसेट इन भारत। ये तो पूरा का पूरा आपको डिटेल में बता दिया। बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो सारी चीज़ें जो है, ये सब संकट तो हैं, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। नेक्स्ट, ठाकुर जयपाल सिंह गुरुजी एंड डॉक्टर अजय सर, इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया, द सिचुएशन इन चाइना इज एन एनिमी, Pakistan and Bangladesh are persecuting Hindus and Sikhs. Now the Taliban in Afghanistan and Russia is going away from us. We can't totally trust USA. I am worried, sir. हम तो आपको उस चिंता का निराकरण कैसे हो, वही तो हम आपको रास्ता बता रहे हैं। तो आप चिंता छोड़ें, सुख से जिएं, और जो हम रास्ता बता रहे हैं वो सोचें उसके बारे में। Pathik Pandya, it is observed that for most of the city, the central area and outer periphery is occupied by Muslims. Is this planned arrangement or just coincidence? ये आप देखिए, सब जगह तो नहीं है ऐसा, हाँ कुछ जगहों पे है, जैसे जम्मू में कर रखा है इन्होंने इसी तरह से। और डेमोग्राफिक चेंज करने का एक एक्सपर्टाइज है। मुस्लिम पॉलिटिकल जो वेंचर्स है वो एक एक्सपर्टाइज है हर जगह। वो बात, कोई भी दूसरी कम्युनिटी डेमोग्राफिक इन्वेजन करने की उतनी सहजता से उनको वो नहीं है एक्सपर्टाइज जैसे मुस्लिम सोसाइटी में। सही बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म रूल। मैं जयपुर की हर जगह अलग अलग स्ट्रेटजी लगती है हर जगह। जयपुर में तो ये सारे के सारे गेटवाइज हो रहे हैं इनसाइड द सिटी, बिल्कुल आउटसाइड कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कूल डूड अजय सर, समाजवादी सांसद खुल के बोल रहे हैं कि ये अफगान का इंडिपेंडेंस मूवमेंट जैसे भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, वैसे आज अफगानिस्तान आज़ाद हुआ। अरे भाई, समाजवादी क्यों बोल रहे हैं? इमरान खान नहीं बोल रहा है? इमरान खान भी बोल रहा है। तो ये तो इमरान खान एक और बात बोलते हैं, वो बोलते हैं उन्होंने अपनी जंजीरें तो तोड़ दी लेकिन दिमाग की जंजीरें उनके अभी वहीं पे हैं। वो क्वालिफाई करता है। इमरान खान के दिमाग की जंजीरें खुद नहीं टूटी हैं, सबसे बड़ी बात तो ये। देवाशीष चैटर्जी, शुड इंडिया नॉट सेंड प्लेन्स टू इवैक्यूएट हिंदूज? तो भेज दिया ना, अभी एक तो आया है और आते भी रहेंगे। बिल्कुल लगातार जा रहे हैं, आज ही आया C-17 एक, इतने सारे लोगों को लेके। नेक्स्ट, सिद्धार्थ शेखर, पर इजिप्शियंस और ज़ोरोस्ट्रियंस को मुसलमान बना दिया। हाँ, ये तो किया है तलवार के दम पे। अभिषेक लाल शरण, सनातनी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए क्या जिहाद ही जैसा कुछ बनाना चाहिए? मिलिटेंसी इन सनातन इज नीड ऑफ द आवर। बीजेपी RSS जिहाद से फेल हो गए। अरे वो भाई, ऐसा है कि लोगों को जिहाद समझा तो दो, होता क्या है, लोग समझ जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। ये वो अपने आप अपने प्रोटेक्शन का इंतजाम कर लेंगे, अभी तो समझाने की ये संकट है। नेक्स्ट, अरिंदम सरकार, प्रणाम मानवा। अफगानिस्तान तालिबान के विजय के लिए हमारे देश के कुछ लोग बहुत खुश हैं। बांग्लादेश के लोग बोल रहा है अमरा हो वो तालिबान, बांग्ला हो वो अफगानिस्तान। सर, इन लोगों के साथ क्या किया जाए? बांग्लादेश को बहुत इग्नोर किया, अब हद से ज़्यादा बढ़ गया। अरे मैं तो निवेदन ये करता हूँ अरिंदम जी कि पहले आप पश्चिम बंगाल को तो समेट लो, बांग्लादेश की बात तो बाद में करना। यहाँ पश्चिम बंगाल ही नहीं समेट रहा है। नेक्स्ट, मनीष, जब हिंदुओं को नरसंहार होना निश्चित है, कश्मीर उदाहरण है, तो क्यों न सभी हिंदुओं को शस्त्र ट्रेनिंग दी जाए, धर्म के लिए जो निकट भविष्य में ही होने वाला है। 10 करोड़ योद्धा भी तैयार हो गए तो युद्ध जीत सकते हैं। ये निश्चितता कैसे आ गई अजय जी? ये कैसे कह रहे हैं कि हिंदुओं का नरसंहार होना निश्चित है? नहीं, इसमें एक तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस तो है, एक जिनोसाइड चल रहा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव बात यह है कि इसको रोकना है। ये भाव जितना आएगा, हमारे प्रातः काल के स्मरण से लेके हमारे जो सोने से पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं, जब तक ना इन सब में हमारा ये संकल्प आए कि 1000 साल से एक जातीय संहार का एक युद्ध चल रहा है, इसको पहले रोकना है और परास्त करना है। ये जब तक ना आ जाए, ये हमारे धर्म गुरुओं की भी ये कि उनको बनाना है, हमारे रिचुअल में इनको इंटीग्रेट करना है। इस संकल्प को, कोई भी यज्ञ हम करें उसमें एक संकल्प, इस जाति संहार, इस नर संहार को रोकने वाला संकल्प
जोड़ना पड़ेगा। और वो जो लोग इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो उनको मालूम है, वो इसको कर सकते हैं। ये हमारी चेतना का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए, और अगर जी ये अभिन्न अंग बन गया तो उसके बाद सब कुछ होगा जो आप बोल रहे बिल्कुल, हो। जैसे जैसे जूस ने किया। बिल्कुल, इसको देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। जी नेक्स्ट, शाम मावा, धन्यवाद आपको। निशांत वर्मा, कैन आई नो बोथ सर योर ओपिनियन ऑन शेर शाह सूरी, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदूज। भाई ये आज का टॉपिक नहीं है निशांत जी, रहने दीजिए इसको, फिर कभी बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट, एक कूल डूड, सर प्लीज एक्सप्लेन इस्लामिस्ट माइंडसेट। कभी भी हिंदू किसी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में घर नहीं लेगा, बसेगा नहीं, बट मुस्लिम्स ट्राई टू सेटल इन हिंदू डोमिनेटेड एरिया, व्हाई सो? हाँ तो वो तो उनकी एक्सपेंशनिस्ट टैक्टिक्स हैं, लगातार करते रहते हैं। वैसे तो कुरान में तो ये लिखा है कि भाई काफिर के आसपास नहीं रहना चाहिए, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि अब कुरान के अलावा और दूसरे लोगों की सुनने लगे। नेक्स्ट, इसी के साथ अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।